हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 47 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैस्मिन वॉशरूम के बंद दरवाजे के पीछे हाँफ रही थी। बेसिन के सामने खड़े होकर उसकी आंखें आईने में अपने ही डरे हुए अक्स को घूर रही थी। ठंडी कोल्ड ड्रिंक का निशान उसकी ड्रेस पर एक साधारण दाग नहीं था, बल्कि वह उसकी पीठ पर मौत के दूत का हाथ महसूस कर रही थी। जैस्मिन बुदबुदाते हुए खुद से बोली। उसका गला सूखा हुआ था। ओह गॉड, राव अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। कहीं उसे यह न लगे कि मैंने जानबूझकर यह सब किया है। उसे ये न लगे कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। राव का खौफ इतना गहरा था कि उसकी रूह कांप उठी। उसकी सांसें सीने में अटक अटक कर चल रही थी। वह अपनी कांपती उंगलियों से बार बार उस हिस्से को छू रही थी जहां वो मिनी कैमरा चिपका था, जहां अब कोल्ड ड्रिंक की नमी थी। उसका दिल एक बेकाबू घोड़े की तरह धड़क रहा था। वह तेजी से पानी से दाग को मिटाने की कोशिश करने लगी। वह दाग गहरा होता जा रहा था। तभी वॉशरूम के दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। पंखुड़ी बाहर से और बहुत ही नरमी से बोली, जैस तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। जैस्मिन चौंक कर ठिठक गई। उसके हाथों की हरकत रुक गई। उसने झटके से खुद को आईने में देखा। जल्दी से चेहरे पर एक झूठी सहजता लाने की कोशिश की और लड़खड़ाते कदमों से दरवाजा खोला। सामने पंखुड़ी अपने चेहरे पर चिंता और स्नेह का मिश्रण लिए खड़ी थी। उसके हाथ में एक गहरे नीले रंग की बेहद खूबसूरत नई ड्रेस थी। वह वॉशरूम के अंदर कदम रखते हुए गहरी आंखों से उसे देखते हुए बोली, जैस तुम ठीक हो? मुझे मयंक ने बताया कि तुम्हारे कपड़े खराब हो गए हैं। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए नया लिबास जैस्मिन की तरफ बढ़ाया। मुझे लगा इस गीले कपड़े में तुम्हें ठंड लग रही होगी। यह मेरे लिए कबीर लाए थे, लेकिन यह मुझे थोड़ा ढीला हो रहा था। मुझे लगा यह तुम में बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसे पहन लो प्लीज़। तुम्हें यूँ उदास और डरा हुआ देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। जैस्मिन की आंखों में एक पल को नमी आई, लेकिन उसके दिमाग में तुरंत राव की चेतावनी कौंध गई। इस वक्त पंखुड़ी का यूँ आसपास होना उसके लिए खतरे की घंटी थी। उसे यह भी डर था कि कहीं पंखुड़ी पुरानी ड्रेस उतारते हुए कैमरा ना देख ले। वह घबराहट में पीछे हटते हुए आवाज़ में बेताबी लिए बोली, आप क्यों इतना कष्ट कर रही हैं पंखु मैम? इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं किसी तरह खुद को संभाल लेती। कैसी बातें कर रही हो जैस? मनु तुम्हें यहाँ लेकर आई है, यानी तुम शेखावत मेंशन की मेहमान हो, तो तुम्हारा ख्याल रखना बनता है। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए बोली। जैस्मिन ने कांपते हाथों से पंखुड़ी से वह नया लिबास लिया और तेजी से वॉशरूम के अंदर चली गई। उसका पूरा ध्यान अब उस पुराने खतरे से भरे कपड़े को अपने शरीर से अलग करने पर था। वहीं दूसरी ओर राव अपने कमरे में गुस्से से पागल हो रहा था। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर गड़ी थी, जहां अब किसी भी तरह की सिग्नल का कोई नामो निशान नहीं था। कोल्ड ड्रिंक की नमी में माइक्रो कैमरे को हमेशा के लिए निष्क्रिय कर दिया था। उसकी पूरी चाल, उसकी हफ्तों की योजना एक ही पल में बर्बाद हो चुकी थी। वह चीखते हुए उसकी नसों में गुस्सा दौड़ रहा था। इम्पॉसिबल, यह कैसे हो सकता है? उसने चीखते हुए अपने सामने रखी मेज पर जोर से मुक्का मारा। लैपटॉप की स्क्रीन पर जलता सिग्नल फेल का मैसेज उसे आग लगा रहा था। राव ठंडी आवाज में खुद से बोला, जैस्मिन ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो इस बार तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। क्रोध से उसका गला सूख चुका था। उसने तुरंत जैस्मिन का नंबर मिलाया। पार्टी के हॉल में माहौल अब भी खुशनुमा थी, लेकिन एक कोने की मेज पर रखा जैस्मिन का मोबाइल तेजी से बज उठा। वो अनजाने में अपनी मोबाइल बाहर ही भूल गई थी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा था, राव का।
पास ही बैठा मयंक, उसकी आंखें तुरंत उस फोन पर गई। उसके चेहरे की नरमी अचानक एक खतरनाक शीतलता में बदल गई। उसने बड़ी सहजता से फोन उठाया और बिना किसी को देखे कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। मयंक बुदबुदाया, राव उर्फ रमेश खुद को कितना चालाक समझता है, बेवकूफ। उसने फोन को अपनी हथेलियों पर घुमाया। उसकी आंखें शून्य में देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। क्या सोचा था तूने कि तू अपने मोहरे को माइक्रो कैमरे के साथ शेखावत मेंशन में मनु के साथ इतनी आसानी से भेजेगा और हम यूं ही बेवकूफ बने रहेंगे? मयंक के चेहरे पर एक ठंडी रहस्यमय मुस्कान फैल गई। बेवकूफ तो तू है। सच तो यह है कि वेदांश राठौर की इजाजत के बिना यहाँ की हवा तक नहीं उड़ती, और तूने तो अपने मोहरे भेजने की हिम्मत कर ली। तुझे क्या लगा हमने जानबूझकर तुझे मौका नहीं दिया? सच तो यह है कि हमने अलाउ किया, इसलिए जैस्मिन यहाँ तक आ पाई। उसकी आवाज़ अब और भी गहरी हो गई थी। तुझे जितना खेल खेलना है खेल ले। अभी हमारा किंग थोड़ी मोहब्बत में बिजी है, अपनी मन्नू को संभालने में लगा है, लेकिन जहाँ उसे फुर्सत मिली सबसे पहले तेरा ही काम तमाम करेगा। तुझे लगेगा कि तू खेल रहा है, पर असल में तू हमारे जाल में फंस रहा है। कुछ मिनट बाद जैस्मिन नया ड्रेस पहनकर पंखुड़ी के साथ वापस पार्टी हॉल में आती है। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा उतरा हुआ था, सांसें हल्की हल्की कांप रही थी। भीड़, म्यूजिक, हंसी सब कुछ वही था, पर जैस्मिन का दिल अभी भी बेचैन था। और जैसे ही उसकी नज़रें घूमती है, वो सीधी मयंक पर जाकर रुकती है। उसे देखते ही वह चिढ़ जाती है और गुस्से से अपनी नज़रें फेर लेती है। उसे ऐसा करते देख मयंक के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान खिल जाता है। वो अपना हाथ अपनी पॉकेट में डाले धीरे धीरे बहुत ही शांत लेकिन कॉन्फिडेंट चाल से उसकी तरफ बढ़ता है। वह एक कदम पास आकर रुकता है, बहुत करीब, इतने कि उसकी गहरी आवाज़ सीधे जैस्मिन की सांसों से टकराती है। यू आर लुकिंग गॉर्जियस, उसने हल्की इंटेंस वॉइस में कहा। जैस्मिन की पलकों ने एक बार फरफराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मयंक की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गई। फिर वो बहुत ही धीमे से बोला, मुझे लगता है आपकी जो ड्रेस खराब हुई, उससे यह नई ड्रेस आप पर ज़्यादा अच्छा खिल रही है। तभी जैस्मिन गुस्से से बोली, देखिए मिस्टर, आप मुझसे ज़रा दूर ही रहा कीजिए। आपकी वजह से मैं पहले ही मुश्किल में पड़ चुकी हूँ। ये लाइन उसने अपने होठ दबाकर कहा, जिससे मयंक उसकी बात सुन न सके। लेकिन मयंक के होठों पर एक बार फिर तिरछी मुस्कान उभरी, जैसे वह उसकी हर धड़कन पढ़ पा रहा हो। वह अपने मन में बोला, मैं जानता हूँ तुम घबराई हो, तुम उस राव से डर रही हो, लेकिन वादा है तुम्हारा यह डर मैं बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। फिर वो धीमे से बोला, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, गलती से। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता है कि तभी अचानक पूरी महफिल की लाइट चली जाती है। पूरा हॉल पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। अंधेरा फैलते ही पार्टी हॉल में हलचल तेज हो जाती है। लोग फुसफुसाने लगे, पर इस शोर के बीच मन्नत का दिल सबसे ज़्यादा जोर से धड़क रहा था। उसके माथे पर पसीने की छोटी बूंदें चमक रही थी। अंधेरा उसे डराता है, लेकिन आज उसने खुद को मजबूती से थामे रखा था। नहीं, मैं अब नहीं डरूंगी, उसने गहरी धीमी सांस ली। ठीक उसी पल पूरे हॉल में एक दमदार आवाज़ गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। शोर एकदम थम गया। हर कोई आवाज़ की दिशा में मुड़ा। वह आवाज़ एक बार फिर गूंजी, आज की इस खास महफिल में कुछ खास तो बनता ही है, क्योंकि यह पार्टी एक बहुत ही खास शख्सियत के लिए रखी गई है। अगले ही सेकेंड एक तेज स्पॉटलाइट सीधे हॉल के सेंटर पर जा गिरी और उस रोशनी के भीतर वो खड़ा था, वेदांश राठौर, अपने पूरे एटीट्यूड, पूरे स्टाइल और पूरे रॉयल अंदाज के साथ। उसकी मौजूदगी ने जैसे पूरा हॉल थाम लिया। हर निगाह उसी पर अटक गई। उसने आज कोई मास्क नहीं पहना था। वह बेहद हॉट, बेहद गॉर्जस
और बेहद दिलकश लग रहा था। मन्नत की सांसें थम गई, जैसे उसकी धड़कन कुछ सेकेंड रुक सी गई हो। उसकी आंखें बस उसी पर टिक गई और अंधेरे के बीच उस एक रोशनी में वेदांश उसे किसी कहानी के राजकुमार जैसा लगा। वही वेदांश की नजरें भीड़ से होकर सीधे सिर्फ और सिर्फ मन्नत पर आकर रुकी। उसके होठों पर हल्की मीठी मुस्कान उभरी, जिसमें प्यार भी था, सवाल भी और एक अजीब सी खिंचवी। ऐसा लगा जैसे इस अंधेरे और रोशनी के खेल में महफिल में मौजूद सैकड़ों लोगों में वेदांश के लिए सिर्फ एक शख्स थी, वो थी मन्नत। धीरे धीरे पूरी महफिल में लाइट्स वापस आ गई। हॉल फिर से जगमगा उठा, लेकिन माहौल अभी भी सन्नाटे से भरा था, क्योंकि आज पहली बार वेदांश राठौर सबके सामने कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ था। वह आदमी जिसके मुंह से एक शब्द सुनने के लिए लोग तरस जाते थे, आज महफिल रोककर कुछ बहुत बड़ा बोलने वाला था। हर चेहरे पर सवाल थे, हर नज़र में हैरानी, और एक सवाल सभी के दिमाग में गूंज रहा था, वो किसके बारे में बोल रहा है। सबको तो यही मालूम था कि वेदांश की मंगेतर कियारा शेखावत ही है, तो फिर यह खास इंसान कौन है। उसी समय वेदांश धीमे संभलते हुए कदमों से भीड़ के बीच चलना शुरू करता है। हर कदम हवा में तनाव बढ़ाता जा रहा था। उसकी नजरें पूरी भीड़ को चिरते हुए एक ही दिशा में जा रही थी, सीधे मन्नत की तरफ। मन्नत ने उसकी नजरों को महसूस किया। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, हाथ हल्का कांपने लगा, गला सूख गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास खड़े सारे लोग गायब हो गए हो और उस भरी महफिल में बस दो इंसान बचे हैं, वह और वेदांश। वहीं वेदांश की आंखें बहुत कुछ कह रही थी, बहुत गहराई से, बहुत सीधे, बहुत साफ। इतनी साफ कि मन्नत की धड़कनें एक पल को लड़खड़ा गई। जहां हर कोई हैरान था, वहां एक कोना ऐसा था जहां खुशियों की हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। पंखुरी, मयंक, कबीर, केशव जी, उन सभी की आंखों में चमक थी। वे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, मानो कहना चाह रहे हो, आखिरकार आज किंग पूरी दुनिया के सामने ऐलान करने ही वाला है कि उसे मोहब्बत उसकी क्वीन मन्नत से है। लेकिन कियारा, वह वहीं खड़ी थी, पर उसकी आंखों में आग थी, जैसे भीतर से पूरी जल उठी हो। मुठिया कस गई थी, चेहरा तमतमाया हुआ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आंखें वेदांश और मन्नत के बीच घूम रही थी। उसके भीतर जलन, गुस्सा और एक तेज डर एक साथ उठ रहा था। कियारा को पहली बार लगा कि यह शायद इस महफिल में अकेली पड़ चुकी है। दुखी तो नूतन जी भी थी। मन्नत के साथ जो कुछ भी बुरा हुआ उसके लिए उन्हें दुख था, लेकिन वो फिर भी मन्नत को वेदांश के लिए स्वीकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वेदांश के लिए इस दुनिया में यदि कोई मायने रखता है तो वह सिर्फ मन्नत ही रखती थी। लाइट्स पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन हॉल में माहौल ऐसा था जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। वेदांश राठौर, वो आदमी जो कभी किसी से न खुला, कभी किसी की परवाह न की, आज पूरी दुनिया के सामने मन्नत की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम धीमे थे, लेकिन तेवर एक राजा जैसे अपनी रानी की तरह बढ़ता है। मन्नत की सांसें अटक चुकी थी, दिल जोरों से धड़क रहा था। वेदांश उसके सामने आकर अचानक रुका, इतना करीब कि उसके इत्र की खुशबू मन्नत की सांसों में उतर आई। हल्की हवा में उड़ती लाइट्स, महफिल की भीड़ और उस भीड़ के बीच वेदांश और मन्नत दोनों बस एक दूसरे को ही देख रहे थे, जैसे पूरी महफिल गायब हो गई हो, जैसे वहां सिर्फ वह दो दिल खड़े हो। भीड़ के हर चेहरे पर हैरानी थी, फुसफुसाहट भी चालू हो गई। और जैस्मिन, वह तो जैसे पत्थर से जड़ हो गई थी। उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई थी। उसे भी यही यकीन था कि कियारा ही वेदांश राठौर की मंगेतर है, लेकिन जिस तरह वेदांश मन्नत के सामने खड़ा था, उसी पल उसने सबके मन का सवाल खत्म कर दिया था। तभी वेदांश बहुत नर्म और प्यार भरी आवाज में बोला, जिससे पूरी महफिल शांत हो गई। वह मन्नत की आंखों में देखने लगा। जान,
यह सुनते ही मन्नत की सांसें अटक गई और वहीं पूरी महफिल हैरानी और आश्चर्य से भर गई। वेदांश ने एक बार फिर कहा, जान, मुझे भारी भरकम शब्द बोलने नहीं आते। लोग दिल की बात कैसे कह देते हैं ये भी नहीं पता, लेकिन आज मैं वो बात कहूँगा जो मैं महसूस करता हूँ। मन्नत की सांसें अटक गई। वह अपने कपड़े की मुट्ठी कस चुकी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे भीगने लगी थी और तभी वेदांश उसके सामने घुटने पर बैठ गया। पूरी महफिल सन, हर नजर सिर्फ उन दोनों पर। वेदांश अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए बोला, जान, प्यार तो सब करते हैं, लेकिन मैंने आपकी पूजा की है, आपकी इबादत की है और आपसे सच्ची मोहब्बत की है। एक सांस लेकर उसने उसका हाथ धीरे से पकड़ा। मोहब्बत में लोग या तो बर्बाद होते हैं या आबाद, और सच कहूँ मैं आपकी मोहब्बत में दोनों होना चाहता हूँ, बर्बाद भी और आबाद भी। वेदांश की आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द सीधे दिल में उतर जाने वाला था। लोग अपनी खुशियों के लिए दुआएं मांगते हैं, पर मैंने आपको ही अपनी दुआ माना है। मन्नत की पलकें हल्की कांपी। मुझे नहीं मालूम प्यार कैसा होता है, पर अगर किसी की हर धड़कन किसी एक ही इंसान के नाम हो जाए, अगर हर ख्वाहिश उसी की तरफ रुक जाए, अगर किसी एक मुस्कान के लिए इंसान जिंदगी भर लड़ जाए, तो शायद वही प्यार होता है। वह उठा और मन्नत के एकदम करीब आ गया, इतना करीब कि मन्नत की सांसें भी कांप उठी। अगर आप कहो तो मैं आपसे दूर चला जाऊंगा, शिकायत भी नहीं करूंगा, पर सच बताऊं, दूर गया तो शायद बच भी ना पाऊं। मन्नत की रूह तक हिल गई। उसकी सांसें भारी होकर टूटने लगी। वह अपनी नजरें झुका लेती है। तभी वेदांश ने धीरे से उसका हाथ अपने दिल पर रख दिया। वह सन्नाटा था, बस दो धड़कनें। ये दिल मेरा नहीं है जान, ये सिर्फ आपका है। फिर वो एक बार उसके सामने झुकते हुए पूरे जोश से पूछा, तो बताइए जान, क्या आप मुझसे मोहब्बत करेंगी? मुझे सिर्फ एक आखिरी मौका चाहिए, जिंदगी भर के लिए। मैं वादा करता हूँ आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पहली बार मन्नत ने वेदांश की आंखों में आंसू देखे। दो बूंदें उसकी पलकों से टूटकर गालों पर फिसल गई। मन्नत का दिल कांप उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई किसी से इतनी हद तक, इतनी गहराई से, इतना टूटकर प्यार कर सकता है जितना वेदांश राठौर उससे करता है। मन्नत ने अपनी नजरें धीरे धीरे महफिल में घुमाई। हर चेहरा, हर आंख हैरानी से भरी थी, पर उस हैरानी के पीछे कहीं उम्मीद भी थी। सबकी आंखों में बस एक दुआ झलक रही थी, मन्नत हाँ कह दे, बस हाँ कह दे। वहीं उसने पंखुड़ी की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी, खुशी थी। फिर उसकी नज़र गई केशव जी पर। उनकी झुर्रीदार आंखों में भी उम्मीद की हल्की रोशनी थी। लेकिन जैसे ही मन्नत की नज़र कियारा पर पड़ी, जो उसे जलती आंखों से घूर रही थी, उसके शब्द उसकी यादों में गूंज उठे। तुम वेदांश की मोहब्बत के लायक नहीं हो, तुम किसी भी लड़के के लायक नहीं हो। तुम पर कोई तरस खा सकता है, मोहब्बत नहीं। तुम उसकी ज़िंदगी पर हमेशा के लिए बोझ बन जाओगी, राठौर फैमिली पर कलंक बनोगी। मन्नत ने अपनी नज़रें तुरंत हटा ली और फिर नूतन जी की ओर झुकी, जिनके चेहरे पर भी खुशी की झलक नहीं थी। फिर उसकी नज़र वेदांश पर वापस टिक गई। वह खामोश थी, चुपचाप उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में गहरा प्यार था, लेकिन मन्नत कुछ बोल नहीं पा रही थी। सच तो यह था कि अब वो खुद को उसके लायक नहीं समझती थी, या कुछ ऐसी और बातें थी जो उसकी जहन में इस वक्त कौंध रही थी। लेकिन ना जाने क्यों इनकार भी उसके गले से नहीं निकल रहा था। वह सोच रही थी, कैसे मैं अपने प्यार का दिल तोड़ दूँ। वह हल्की सी मुस्कुराई। उसके मुस्कान में वेदांश सब हार बैठा। वही कियारा अभी भी स्तब्ध थी। उसका चेहरा सुन्न था, पर आंखें गुस्से से खून की तरह लाल। वह खड़ी थी मानो किसी ने जमीन खींच ली हो उसके पैरों के नीचे से।
आज आज जिस चीज से वह महीनों से डर रही थी, जिसे वह नाम भी नहीं देना चाहती थी, वही डर उसके सामने जिंदा खड़ा था। वेदांश मन्नत का हाथ थामे हुए दुनिया के सामने घुटनों पर बैठकर उसे अपना घोषित कर चुका था। और कियारा, कभी उसने सोचा भी नहीं था कि वह इतनी अकेली पड़ जाएगी। उसका गला सूख रहा था, दिल फट रहा था, सांसें अनियमित थी, मानो कोई उसके सीने पर घुटना रख कर दबा रहा हो। महफिल तालियों से भर चुकी थी। हर चेहरे पर खुशी भी थी, पर एक भी चेहरा कियारा के साथ नहीं था। सब मन्नत के लिए खुश थे। थोड़ी दूरी पर केशव जी मुस्कुरा रहे थे। पंखुड़ी, कबीर, मयंक सब खुशी में खोए थे। कियारा के अंदर जैसे किसी ने तेज चाकू घुसेड़ दिया हो। कर्मों की गूंज अचानक उसके कानों में गिरी। हाँ, कर्म अच्छे भी वापस आते हैं और बुरे भी। उसे याद आया, ठीक ऐसा ही वह एक दिन था जब उसी स्टेज पर उसी रोशनी के नीचे वेदांश ने उसके हाथ में रिंग पहनाई थी। तब पूरा परिवार उसके साथ था। हर कोई उसे राठौर परिवार की बहू मान चुका था। और मन्नत, बेचारी मन्नत टूटी हुई अकेली एक कोने में अपने आंसू छुपाती हुई, आज उसी कहानी का पलटकर सीधे उसके सामने आना कियारा सह नहीं पा रही थी। उसकी सांस फंसने लगी, गला सूख गया, सीने में जलन फैल गई। उसे महसूस हुआ अगर अभी वो यहाँ एक सेकेंड और रुकी तो शायद चीख उठेगी। वह तुरंत पलटी और तेज कदमों से बाहर की तरफ चलने लगी। शेखावत मेंशन के बाहर गाड़ियों की आवाजें, रोशनी और सिक्योरिटी की सख्त व्यवस्था माहौल को और भी तनावपूर्ण बना रही थी। राव मेंशन से कुछ ही दूरी पर अपनी कार खड़ी कर चुका था। उसकी आंखें हर गार्ड की मूवमेंट, हर कैमरा, हर एंट्री पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। पर एक समस्या थी, सुरक्षा बहुत टाइट थी। इतनी कि बिना सही पहचान के अंदर कदम रखना नामुमकिन था। राव दांत भिजकर बड़बड़ाया, हर तरफ ये कुत्तों जैसी सिक्योरिटी, कैसे अंदर जाऊं? उसने एक अंतिम कोशिश की, जैस्मिन को फोन मिलाया, लेकिन पार्टी हॉल में तेज म्यूजिक, हंसी और भीड़ की आवाज में जैस्मिन का मोबाइल लगातार वाइब्रेट तो हो रहा था, लेकिन उसकी नज़र फोन पर जाने का मौका ही नहीं पा रही थी। राव का धैर्य टूट रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी कार के स्टीयरिंग पर दे मारी। जैस्मिन, मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन जहरीली थी। और तुमने वो भी गवा दिया। अब जो होगा उसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकती हो। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। वह बड़बड़ाया, कब तक अंदर बैठी रहोगी? बाहर तो आओगी और मैं बस उस एक मौके का इंतजार कर रहा हूँ। और तभी राव की नज़र अचानक मेंशन के मुख्य गेट की तरफ गई। कियारा भीतर की महफिल छोड़कर बाहर निकल रही थी। उसे देखते ही राव की आंखों में चमक उभर आई। उसने सीट से हल्का सा उठते हुए फुसफुसाया, बस यही मौका चाहिए था मुझे। वही कियारा तेजी से कदम बढ़ाकर अपनी कार तक पहुंची। उसका चेहरा आंसुओं से भींगा था, आंखों में जलन, गुस्सा और भीतर कहीं बदला। वह ड्राइवर सीट पर बैठी, स्टीयरिंग पकड़ी और एक झटके से कार स्टार्ट कर दी। टायर सड़क पर चीख उठे। कियारा गुस्से में पागलों की तरह गाड़ी भगाती चली जा रही थी। उसकी सांसें तेज थी। नहीं मन्नू, नहीं। उसके होठ कांप रहे थे। मैं तुमसे हार नहीं सकती। वेद सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। तुम क्या, उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर वो मेरे नहीं हो सके तो मैं उन्हें तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभर आई। वह बरबराती रही, जैसे खुद से, दुनिया से, किस्मत से लड़ रही हो। तुम्हें लगता है कि अमृता ने तुम्हें मेरे खिलाफ जो सबूत दिया वह तुम परिवार के सामने ले आओगी? वो जहरीली हंसी हंसी, कभी नहीं। तुम यह कभी नहीं करोगी। मैं जान गई हूँ मन्नू, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर राज मेरे खुलेंगे तो क्रिस और बानी का भी सच सामने आएगा। उसने दांत भींचकर स्टीयरिंग पकड़ा, और जब वो सच बाहर आएगा तो सिर्फ मैं ही नहीं, क्रिस और बानी के साथ साथ चाचा और चाची भी शेखावत मेंशन से बाहर फेंक दिए जाएंगे। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो उठी।
तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती मन्नू, लेकिन मैं जो चाहूँ जैसा चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। कियारा की कार रात की सड़क चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी और ठीक उसके पीछे थोड़ी दूर पर राव की कार उसका पीछा कर रही थी। उसकी आंखों में शिकार की तरह चमक थी। कियारा शेखावत, तुम्हारा भागना बेकार है। राव ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। अब तुम मेरे बहुत काम आने वाली हो। कियारा शेखावत। वहीं वेदांश भी बहुत नरमी से मन्नत का हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में इतनी गर्माहट, इतना भरोसा था कि मन्नत की सांसें कांप उठी। फिर वेदांश ने पूरे हॉल की तरफ मुड़कर तेज आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, आप सभी लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, बाकी का वेलकम रिवाज बाद में होगा। सभी मेहमान उसकी तरफ देखने लगे, कुछ हैरानी से तो कुछ मुस्कुराहट के साथ। वेदांश ने कबीर और मयंक को एक हल्का इशारा किया, यहाँ सब संभाल लेना, मैं मिस मन्नत को बाहर ले जा रहा हूँ। मयंक मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी बॉस, यहाँ सब कवर है। और उसी पल वेदांश ने बिना कोई पल गवाए मन्नत का हाथ थोड़ा और मजबूती से पकड़ा और उसे पार्टी एरिया से बाहर ले जाने लगा। मन्नत ने एक सेकेंड के लिए धीरे से उसकी उंगलियों को देखा। वह चाहती तो हाथ छुड़ा सकती थी, खुद को दूर कर सकती थी, पर उससे कुछ हुआ ही नहीं। उसके कदम खुद ब खुद वेदांश के साथ चलने लगे, जैसे उसके दिल ने उससे पहले फैसला कर लिया हो। कुछ मिनटों बाद वेदांश की कार रुकी। वह मन्नत का हाथ पकड़ बाहर निकला। मन्नत अभी भी खामोश थी। वह अपने अंदर के डर, बेचैनी और बहुत कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, उससे लड़ रही थी। अचानक आसमान चीरती हुई तेज बिजली कौंधी। ऐसा लगा मानो खुद कुदरत भी उनके प्यार का ऐलान कर रही हो। खुला आकाश, चमकती लाइट्स, ठंडी हवाएं, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ वेदांश और मन्नत थे। पूरी दुनिया जैसे वहीं थम गई थी। वेदांश ने यह सारी जगह खास तौर पर आज की रात के लिए सजाई थी। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी। वह मन्नत की तरफ मुड़कर ऑलमोस्ट चिल्ला उठा, जान देखिए, आज ये आसमान भी हमारी मोहब्बत का जश्न मना रहा है। आखिर वेदांश राठौर की मोहब्बत को सारी कायनात सलाम करती है। उसकी आवाज़ में गौरव था, पागलपन था और मन्नत के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। पर मन्नत, वह कहीं और ही खोई हुई थी। उसकी नज़रें वेदांश को देख तो रही थी, लेकिन उसका दिल किसी और ही तूफान में जूझ रहा था। वेदांश ने उसकी खामोशी को महसूस किया। उसकी हंसी अचानक रुक गई, दिल धक से गिर पड़ा। वो धीरे से उसके बिल्कुल करीब आया। जान, क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? मैंने कुछ गलत कहा? आप नाराज हैं? मन्नत ने अपनी पलकों को उठाया, धीरे, बहुत धीरे, और उस पल वेदांश का पूरा अस्तित्व हिल गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह दर्द, वह तकलीफ, वह अपराध बोध। वेदांश के दिल में जैसे किसी ने नुकीली तलवार घोंप दी हो। वह एक झटके में आगे आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। जान, जान, आप रो क्यों रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई? उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। मन्नत ने धीरे से उसके हाथों को पकड़ा, जैसे उसे समझाना चाहती हो, लेकिन खुद टूट रही हो। उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज़ में कहा, नहीं मिस्टर राठौर, आपने कोई गलती नहीं की है। आपने मुझे कोई दुख नहीं दिया। गलती तो मेरी है, मेरी किस्मत की है। मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं अब आपकी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ। यह सुनते ही वेदांश के अंदर का हर हिस्सा सन्न हो गया। उसकी सांसें रुक गई, चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके दिल ने जैसे पहली बार डर का असली स्वाद चखा हो। मन्नत की बात जैसे वेदांश के सीने में सीधी उतर गई। वह जहाँ खड़ा था वहीं जड़ हो गया। उसकी आवाज़ अचानक भारी हो गई, टूटी हुई, कांपती हुई। आप ये क्या कह रही हैं जान? किसने कहा कि आप मेरे लायक नहीं हैं? और यह डिसाइड करने वाली होती कौन है आपकी? आप मेरे लायक नहीं? उसकी आंखों में डर था, पहली बार, सचमुच डर। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी।
आपने ऐसा सोचा भी कैसे जान? मन्नत की पलकों पर आंसू भर आए। वह टूटी आवाज में बोली, जैसे हर शब्द उसे खुद चोट पहुंचा रहा हो। मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाइए मिस्टर राठौर। आप क्यों नहीं समझते? जब मैं खुद को नहीं अपना पा रही हूँ, मैं आपके लिए बोझ बन जाऊंगी। मैं उस पल को कभी भूल नहीं पाती हूँ। उस हैवान ने भले मेरे जिस्म को सिर्फ छुआ हो, लेकिन उसने मेरी रूह को रौंदा है। यकीन मानिए, आप मुझसे बेहतर डिजर्व करते हैं। मैं अब आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। उसके शब्द गले में ही टूट गए, आंसू बह निकले और उसी पल वेदांश ने उसे झटके से अपनी बाहों में खींच लिया, जोर से, जैसे दुनिया से छुपा रहा हो, जैसे उसे टूटने नहीं देगा। उसकी आवाज़ एकदम कच्ची थी, दर्द से, प्यार से और पागलपन से भरी। प्लीज़ जान, प्लीज़। उसने मन्नत को और कसकर बांधा। आप खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं थी। सुन रही हैं? कोई गलती नहीं। वह मन्नत की आंखों में सीधा देखने लगा। उसकी आंखें लाल थी, आंसू से नहीं, दर्द से। और एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, यदि आप खुद को मेरे लायक नहीं समझती तो इस पूरी धरती पर कोई भी लड़की मेरे लायक नहीं है। मेरे लिए आपसे ज़्यादा पवित्र इस धरती पर कोई और नहीं है। उसका लहजा नरम था, लेकिन हर शब्द फौलाद जैसा सच्चा। आप आज भी मेरे लिए उतनी ही मासूम है जितनी बचपन में थी, जितनी मेरी मोहब्बत है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपके बिना नहीं जी पाऊँगा। और आप क्या समझती हैं? वेदांश राठौर का प्यार इतना सस्ता नहीं कि किसी नीच ने आपके जिस्म को छू लिया और मेरा प्यार, मेरा हक, मेरी मोहब्बत बर्बाद हो गई। उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई, जैसे उसे छोड़ देने का डर उसे मार डाल रहा हो। आप मेरी मोहब्बत हैं, मेरी जान है, मेरे होने की वजह है। उसकी आवाज़ अब टूट रही थी, जैसे हर शब्द उसके दिल से खून की तरह टपक रहा हो। अगर आप इस वजह से मुझसे दूर जाना चाहती हैं। वह रुक गया, उसकी सांसें कांप गई, आंखें नम हो गई। तो वादा करता हूँ खुद से, मैं खुद को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर लूँगा, खुद को ख़त्म कर दूंगा, पर आपको यूं ही जाने नहीं दूंगा। और वह मन्नत को अपने सीने से ऐसे लगा लेता है जैसे उसे खोने का डर उसे उसी वक्त ख़त्म कर देगा। मन्नत अभी भी खामोश थी, ना हाँ ना ना, बस थरथराती सांसें और कांपता हुआ दिल। वेदांश ने उसे अपने सीने से धीरे से अलग किया, उसकी झुकी हुई पलकों को देखा और उसके चेहरे पर एक कड़वी टूटी हुई मुस्कान उभर आई। वह समझ गया कि मन्नत अपने आप से लड़ रही है। उसका लहजा प्यार से ज़्यादा दर्द में डूबा था। उसने बहुत धीमे लेकिन टूटी हुई आवाज़ में कहा, जान, मैंने सोचा था आप मुझ पर यकीन करती हैं, मेरी मोहब्बत पर, मेरे दिल पर। वह हल्का सा हंसता है, लेकिन ये हंसी नहीं, ये वह दर्द था जो आंखों तक आकर रुक गया था। पर देखिए ना, आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है और मैं आपको ऐसे नहीं देख पाऊंगा। वह मन्नत की आंखों से अपनी नज़रें हटाकर दूसरी तरफ देखने लगा। उसके कंधे हल्के से कांपे, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ भीतर छिपा हो। आप जाना चाहती हैं ना? मन्नत के कदम जम गए। उसका दिल चीख रहा था, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन उसकी जुबान, उसका डर, उसका अतीत, उसकी खुद से नफरत, सबने उसे बांध रखा था। वेदांश ने गहरी सांस ली और अगला वाक्य उसके अपने सीने को चीर गया। ठीक है, आज़ाद करता हूँ मैं आपको अपनी मोहब्बत से। उसकी आवाज़ भरा गई। वादा करता हूँ ये वेदांश राठौर कभी आपके रास्ते में नहीं आएगा, कभी आपको ज़िंदगी में अपना चेहरा तक नहीं दिखाएगा। वह पलट गया, पीठ करके खड़ा हो गया, क्योंकि अगर वह उसकी आंखों में देख लेता तो टूटकर उसके पैरों में गिर पड़ता। उसके होठ कांपे, आवाज़ टूटी, जाइए जान, वरना मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। यह सुनते ही मन्नत का दिल जैसे रुक गया। उसके कदम पीछे हटने लगे, हर कदम उसके अंदर कुछ तोड़ रहा था। उसका हाथ कांप रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे, जैसे उसका दिल कह रहा हो, मत जाओ। पर दिमाग, डर, शर्म और दर्द में डूबा हुआ दिमाग
उसे दूर धकेल रहा था। वह जानती थी वह अभी वेदांश का दिल चूर चूर करके जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई तो यह भी था वो खुद भी उसके बिना कहाँ जी पाएगी। लेकिन उसका डर, उसकी खुद से नफरत, उसका टूटा हुआ अतीत सब मिलकर उसे वेदांश से दूर खींच रहे थे। उसके कदम भारी थे, आंखें धुंधली और दिल मरता हुआ। बारिश अचानक इतनी तेज होने लगी मानो पूरे आसमान ने वेदांश के दिल का दर्द महसूस कर लिया हो। वह कार के पास ही खड़ा रह गया। बारिश उसके कंधों से टकराती हुई नीचे गिर रही थी, पर उससे भी ज्यादा भारी था उसके दिल के बोझ और आंखों से गिरते आंसू। वेदांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें भारी थी, मुठ्ठियां बंधी हुई थी। आज पहली बार उसने खुद को इतना कमजोर महसूस किया। वह वेदांश राठौर जिससे पूरी दुनिया डरती थी, आज उसी दुनिया से छुपकर बारिश में टूट गया था। उधर मन्नत लड़खड़ाते कदमों से सड़क पर जा रही थी। उसके हर कदम में दर्द था, दिल का बोझ उसके पैरों तक उतर आया था। अचानक उसका पैर किसी नुकीली चीज पर पड़ा और वह एक चीख के साथ वहीं जमीन पर गिर पड़ी। वह मिट्टी पर बैठी थी, भींगती हुई। आंसू लगातार बह रहे थे और बारिश से मिलकर उसके चेहरे पर गिर रहे थे। मन्नत ने आसमान की ओर देखा और टूटे स्वर में चीख पड़ी, क्यों क्यों मुझे आज सब मिलकर भी कुछ नहीं मिला? मैंने उनका दिल क्यों तोड़ दिया? क्यों नहीं बता पाई कि मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा से करती हूँ। क्यों दिया तूने भगवान मुझे यह दोबारा जिंदगी, जब मैं फिर से अपने वी के बिना अकेली हो गई। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा प्यार उन पर बोझ बने, वह मुझ पर तरस खाए। वो खुद से सवाल करती है, सच जानने के बाद क्या कोई भी लड़का मुझे प्यार कर सकता है? तो फिर मिस्टर राठौर कैसे और क्यों मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? वह अपने ही दिल और दिमाग के बीच पूरी तरह से उलझ चुकी थी। मैंने ऐसा क्यों किया? वह अपने चेहरे को हथेलियों में छिपाकर सिसकती रही। बारिश उसकी कमजोरी को और भी गहरा कर रही थी। उसकी रूह जैसे बरसात में घुलती जा रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मन्नू। मन्नत चौंक कर सामने देखी। सामने आलिया की रूह थी, बारिश में भींगी हुई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और मन्नत के लिए सच्चा अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। आलिया को देखकर मन्नत फुट फुट कर रोने लगी। मन्नू, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों खुद को और वेदांश को इस दर्द में धकेल दिया? आलिया ने सवाल किया। मन्नत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थी, सांस टूटी हुई थी। तो क्या करूं आलिया, मैं सच में क्या करूं? जिस मोहब्बत के लिए मैं हमेशा तरसती रही, वही मोहब्बत आज मेरे सामने खड़ी है। फिर भी मेरे अंदर एक अजीब सा डर उठ रहा है। सीने में जैसे कोई चुभन हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरा प्यार मुझ पर तरस खाए, दुनिया उनके फैसले पर सवाल उठाए। आलिया कुछ देर तक मन्नत को चुपचाप देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में सच्चाई की तीखी चमक। उसने अपनी बातों में तंज कसते हुए कहा, तरस? सचमुच मन्नू, कितना आसान होता है ना अपनी मोहब्बत पर तरस खाना, है ना? और उससे भी आसान होता है सच जानकर भी उसी सच पर तरस खाना। यह सुनते ही मन्नत के आंसू एकाएक रुक गए और वह हैरानी से आलिया को देखने लगी। आलिया ने एक बार फिर कहा, मन्नू, तुम किससे झूठ बोल रही हो? वेदांत से, मुझसे या खुद से? हाँ, तुम सिर्फ खुद से झूठ बोल रही हो। यह सुनते ही मन्नत चौंक गई। उसकी नजरें आखिरकार आलिया से मिली। आलिया बोली, तुम मुझे जो बता रही हो वह सच नहीं है। जो बार बार अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रही हो वह तुम्हारा सच नहीं है। मन्नत की नजरें झुक गई। चुप क्यों हो मन्नू, बोलो ना। लगता है तुम्हारे पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी सारी उलझनों का जवाब है। मन्नत ने एक झटके से उसकी ओर देखा। आलिया शांत लेकिन सटीक आवाज में बोली, तुम वेदांत से इसलिए भागी क्योंकि तुम डरती हो। डर इस बात का है कि अगर तुमने वेदांत को अपना लिया तो कहीं तुम अपने मकसद से भटक ना जाओ।
किंग तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ वेदांश राठौर है, जिसे तुम दूर रखना चाहती हो। डर इस बात का कि अगर कल राव तुम्हारे सामने आया तो कहीं वेदांश खतरे में ना पड़ जाए। डर इस बात का है कि तुम्हारे अंधेरे में कहीं उसकी रोशनी ना बुझ जाए। सच कहो मनु, क्या तुम इसी डर से भागी? मन्नत कुछ नहीं बोली। आलिया ने धीरे से कहा, मुझे तुम पर तरस आता है मनु। लोग मोहब्बत में दो जहान कुर्बान कर देते हैं, और तुम अपनी मोहब्बत के लिए अपना डर तक कुर्बान नहीं कर सकी। मन्नत की आंखें भर आई। बारिश और उसके आंसू एक साथ बहने लगे, कंधे कांपने लगे। आलिया की आवाज़ गहरी हो गई। तुम वेदांत से बेइंतहा प्यार करती हो, तभी तो इतने टूटने के बाद भी तुम उसे कभी गलत मान ही नहीं पाई। वह महीनों से अपनी मोहब्बत साबित करने में लगा था। क्या वह तरस था? यदि तरस था तो फिर तरस खाकर वो खुद को सजा नहीं देता। तुम्हारे सामने टूटता नहीं। वह वेदांश राठौर है जिसे दुनिया एरोगेंट, एटीट्यूड, स्टोन हार्टेड कहती थी, लेकिन वही आदमी पूरी महफिल के सामने सिर्फ तुम्हारे लिए झुक गया, खुद को तुम्हारे सामने गिरा दिया, अपनी मोहब्बत साबित की। और अगर इतना सब देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि वो तुम पर तरस खा रहा है, और तुम कियारा के दो जहरीले शब्दों से डर गई कि तुम उसके लायक नहीं हो, वेदांश तुम पर तरस खा रहा है, तो सच कहूँ मनु, अब मुझे तुम्हारी समझ पर तरस आने लगा है। अब सच बताओ मनु, क्या उस कियारा की बातों ने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया था? मन्नत की सांसें अटक गई, गला भारी हो गया। आलिया एक बार फिर बोली, अगर कियारा सही है तो फिर वेदांश भी सही है। उसने कहा ना, अगर तुम पवित्र नहीं हो तो कोई भी लड़की पवित्र नहीं है। तुम उसके लायक नहीं तो कोई भी लड़की उसके लायक नहीं। मन्नत की आंखें बंद हो गई और अंधेरे में सिर्फ एक ही चेहरा उभरा, वेदांश का। आलिया उसके पास बैठ गई। तुम्हारा दिल साफ साफ फैसला कर चुका है मनु। तुम अभी भी उसी एक नाम की हो, वेदांश राठौर की। तुम्हारी आंखें चाहे कुछ और कहे, तुम्हारा दिल सिर्फ उसी को पुकारता है। फिर आलिया ने आखिरी बात बेहद नरमी से कहा, देखो मनु, जो चीज़ समझ में ना आए उसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए। आलिया के इन शब्दों के पीछे बहुत ही गहरा मतलब था जो मन्नत इस वक्त समझ नहीं पाई। फिर उसने कहा, लेकिन मनु, जो चीज़ दिल साफ समझ रहा है उसे ठुकराना नहीं चाहिए। तुम्हारे दिल ने फैसला कर लिया है, उसे मान लो। जाओ, जाकर अपने वेदांश के सामने खड़ी हो जाओ। उसका हाथ पकड़कर कहो कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। दुनिया को भूल जाओ, अपने डर को भूल जाओ, अपने मकसद को भूल जाओ, उस कियारा को भूल जाओ, और तुम किंग को भी भूल जाओ। सिर्फ अपने दिल की सुनो, वही तुम्हारी दुनिया है, वही तुम्हारा घर है। मन्नत ने धीमे से पूछा, तुम और मिस्टर राठौर एक जैसा क्यों सोचते हो? तुम दोनों में इतनी समानता क्यों है? आलिया हल्के से मुस्कुराई। उस मुस्कान में दोस्ती भी थी और थोड़ा सा दर्द भी, क्योंकि सच हमेशा एक सा होता है मनु, और मोहब्बत उसकी भाषा भी एक ही होती है। अब जाओ, तुम्हारा वी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, और इस बार एक वादा करना, अपनी दुनिया को किसी और के लिए कभी कुर्बान नहीं करना। वहीं वेदांश अभी भी वही था जहां मन्नत उसे छोड़कर गई थी। उसने सिगरेट जलाई और उसे अपने होठों के बीच दबा लिया। धुआं उसके चेहरे के सामने हल्के से फैल रहा था, लेकिन उसके भीतर उठ रहा तूफान कहीं ज़्यादा घना था। हर कस के साथ उसका दिल तड़प रहा था। हर सांस जैसे एक किस्त दर्द की भीतर उतर रही थी। वह खुद को संभालते हुए आंखें बंद कर लेता है, और जैसे ही बंद करता है, मन्नत की हर झलक, हर मुस्कान, हर टूटी हुई धड़कन उसके भीतर घूमने लगती है। उसकी हंसी, उसका शर्माना, उसका गुस्सा करना, वह हर पल जो वेदांश ने दुनिया से छुपाकर अपने दिल में रखा था, सब उसके सामने टूटते तारों की तरह चमकने लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अचानक उसका डर, उसके आंसुओं का ख्याल आते ही उसे राव का ख्याल आ गया। राव का नाम आते ही उसके भीतर सन्नाटा उतर आया,
और वो फिर मन्नत की डरी हुई आंखें, उसकी सुरक्षा, उसके अस्तित्व की नाजुकता, एक झटके में वेदांश की आंखें खुल जाती है। वो जोर से सांस छोड़ते हुए खुद से कहता है, ये मैंने क्या किया? जान को मैं ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? उनकी सुरक्षा मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो सिगरेट फेंक देता है, पैरों से उसे कुचल देता है और अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका होता है। मुझे उन्हें रोकना ही होगा। मन्नत इधर दौड़ रही थी, बारिश में भींगी सड़कें, कांपते हाथ, धड़कनें इतनी तेज जैसे सीने से बाहर निकल जाए। वह उसी रास्ते पर वापस आ रही थी जहां से उसने वेदांश को छोड़ा था। आलिया उसे जाते हुए देख रही थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो हल्के से बुदबुदाई, जाओ मन्नू जाओ, अपने वी के पास जाना ही तुम्हारे लिए सही है। वही मन्नत जब पीछे पलट कर देखी, जहां आलिया खड़ी थी, वह जगह पूरी तरह खाली था, जैसे कोई परछाई थी जो आई और गायब हो गई। मन्नत का दिल एक पल को रुका, फिर तेजी से धड़कने लगा। अब उसे सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा था, वेदांश का। वहीं दूसरी ओर कियारा की कार एक क्लब के सामने आकर रुकी और ठीक उसके कार के पीछे राव की कार रुकी। अब कहानी में आएगा कौन सा ट्विस्ट एंड टर्न? क्या है राव का प्लान? क्या कियारा साथ देगी राव का? और क्या होगा जब मन्नत के सामने खुलेंगे वेदांश के किंग होने का राज? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।